डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको काउजेटिव वर्ब्स पार्ट 25 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पार्ट में हम लोग कुछ कन्फ्यूजिंग काउजेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे और इन वाक्यों का हम लोग प्रतिदिन यूज भी करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में 12 सेंटेंसेस को बता दिया था। 12 से आगे कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 13, तुम उससे खेत जोतवाते रहे हो। इस सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट तुम के अलावा इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक है उससे और दूसरा है खेत। जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उससे को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब्स के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यू हैव बीन हैविंग हिम प्लो द फील्ड या यू हैव बीन गेटिंग हिम टू प्लो द फील्ड। जब इसी सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय खेत को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यू हैव बीन हैविंग द फील्ड प्लोड बाय हिम या यू हैव बीन गेटिंग द फील्ड प्लोड बाय हिम। नंबर 14, मैंने नाई से अपना बाल कटवाया। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैंने के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, पहला है नाई से और दूसरा है अपना बाल। यदि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अपना बाल को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इस सेंटेंस का अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। आई हैड माई हेयर कट बाय द बार्बर या आई गॉट माई हेयर कट बाय द बार्बर। जब इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय नाई को पहला ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बनाया जाता है तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। आई हैड द बार्बर कट माई हेयर या आई गॉट द बार्बर टू कट माई हेयर। नंबर 15, मैंने हरी से एक चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैंने के अलावा इसमें दो ऑब्जेक्ट है, पहला है हरी से और दूसरा है एक चिट्ठी। जब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम लोग एक चिट्ठी को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस सेंटेंस का अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। आई गॉट ए लेटर रिटन बाय हरी या आई हैड ए लेटर रिटन बाय हरी। जब इसी सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं और हरी से को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अंग्रेजी में हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर का व्यवहार करते हैं और इसका अनुवाद होता है आई गॉट हरी टू राइट ए लेटर या आई हैड हरी राइट ए लेटर। नंबर 16, इन विद्यार्थियों से समाज सेवा करवाओ। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और यह सेंटेंस इम्पेरेटिव है अर्थात आदेश सूचक वाक्य है और सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ है और इन विद्यार्थियों से पहला ऑब्जेक्ट है, समाज सेवा दूसरा ऑब्जेक्ट है। यदि हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते समय इन विद्यार्थियों से को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। गेट दीज स्टूडेंट्स टू डू सोशल सर्विस या हैव दीज स्टूडेंट्स डू सोशल सर्विस। इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय यदि हम समाज सेवा को पहला ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बनाते हैं तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। गेट सोशल सर्विस डन बाय दीज स्टूडेंट्स या हैव सोशल सर्विस डन बाय दीज स्टूडेंट्स। नंबर 17,
उससे यह काम तो करवाओ। इस वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अर्थात आदेश सूचक वाक्य है। इसीलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है और इसमें दो ऑब्जेक्ट है, पहला है उससे और दूसरा है यह काम। और तीसरी बात इसमें एक और है, तो इस सेंटेंस में लगा हुआ है और यह इस सेंटेंस को जोरदार बना रहा है। इसीलिए तो के जगह पर हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और इस डू का कोई भी अर्थ नहीं होता है, सिर्फ डू इस वाक्य में वाक्य को जोरदार बनाता है। यदि इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय उससे को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर का व्यवहार करते हैं और इसका अनुवाद होता है डू हैव हिम डू दिस वर्क या डू गेट हिम टू डू दिस वर्क। यदि इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय यह काम को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है डू हैव दिस वर्क डन बाय हिम या डू गेट दिस वर्क डन बाय हिम। नंबर 18, मैंने यह तस्वीर किरण से बनवाई। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैंने के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, पहला है यह तस्वीर और दूसरा है किरण से। इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय यदि हम यह तस्वीर को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं आई गॉट दिस पिक्चर ड्रॉन बाय किरण या आई हैड दिस पिक्चर ड्रॉन बाय किरण। यदि इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय हम लोग किरण से को अंग्रेजी में पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर का व्यवहार करते हैं और इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई गॉट किरण टू ड्रॉ दिस पिक्चर या आई हैड किरण ड्रॉ दिस पिक्चर। इस सेंटेंस में किरण से का अर्थ किरण के द्वारा होता है या किरण के माध्यम से होता है। नंबर 19, अफसर ने तुमसे अपनी गाड़ी चलवाई। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट अफसर ने के अलावा दो ऑब्जेक्ट है, पहला है तुमसे और दूसरा है अपनी गाड़ी। यदि हम इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय अंग्रेजी में तुमसे को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस सेंटेंस का अनुवाद काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है द ऑफिसर हैड यू ड्राइव हिज कार या द ऑफिसर गॉट यू टू ड्राइव हिज कार। यदि इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय हम लोग अंग्रेजी में अपनी गाड़ी को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं द ऑफिसर हैड हिज कार ड्रीवन बाय यू या द ऑफिसर गॉट हिज कार ड्रीवन बाय यू। नंबर 20, उन्होंने तुमसे एक गीत गवाया। इस वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट उन्होंने के अलावा इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, पहला है तुमसे और दूसरा है एक गीत। यदि इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम लोग तुमसे को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग काउजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर का व्यवहार करते हैं और इसका अनुवाद होता है दे हैड यू सिंग ए सॉन्ग या दे गॉट यू टू सिंग ए सॉन्ग। यदि इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय अंग्रेजी में एक गीत को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इसका अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं दे हैड ए सॉन्ग संग बाय यू या दे गॉट ए सॉन्ग संग बाय यू। नंबर 21,
तुमने मुझसे यह गलती करवाई। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट तुमने के अलावा दो ऑब्जेक्ट है, पहला है मुझसे और दूसरा है यह गलती। इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय हम लोग यदि अंग्रेजी में मुझसे को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। यू हैड मी कमिट दिस मिस्टेक या यू गॉट मी टू कमिट दिस मिस्टेक। यदि इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय हम लोग यह गलती को अंग्रेजी में पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। यू हैड दिस मिस्टेक कमिटेड बाय मी या यू गॉट दिस मिस्टेक कमिटेड बाय मी। 22 मैंने उससे पत्र लिखवाया। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैंने के अलावा दो ऑब्जेक्ट है, उससे और पत्र। यदि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम लोग उससे को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। आई हैड हिम राइट ए लेटर या आई गॉट हिम टू राइट ए लेटर। जब हम लोग इसी सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैड ए लेटर रिटन बाय हिम या आई गॉट ए लेटर रिटन बाय हिम। 23 क्या उसने तुमसे पत्र लिखवाया। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट उसने के अलावा इसमें दो ऑब्जेक्ट है, पहला है तुमसे और दूसरा है पत्र। यदि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय तुमसे को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। डिड ही हैव यू राइट ए लेटर या डिड ही गेट यू टू राइट ए लेटर। यदि इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय अंग्रेजी में पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। डिड ही हैव ए लेटर रिटन बाय यू या डिड ही गेट ए लेटर रिटन बाय यू। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।